हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो 11th फिजिक्स में पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था वर्क, उसके यूनिट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला, सारी चीजें करवाई थी। तो आज है टाइप्स ऑफ वर्क, यानी वर्क कितने टाइप का होता है। तो वर्क डन इज ऑफ 3 टाइप्स: पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो देखो, वर्क का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा। जितने एंगल पे काम किया जा रहा है उसका कॉस लेते हैं और उसको डिस्टेंस और फोर्स से मल्टीप्लाई करते तो वर्क आ जाता है। तो पॉजिटिव वर्क देखिए, पॉजिटिव वर्क वो होता है अगर किसी चीज पे फोर्स लगाएं और फोर्स की ही डायरेक्शन में वो चीज displacement करे। If the displacement of the object is in the same direction as that of force, then work done is said to be positive work। उसी डायरेक्शन में जाए। जैसे कोई चीज ऊपर से गिरती है ऐसे, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए किसी चीज का ऊपर से नीचे गिरना वो पॉजिटिव वर्क है। जैसे डस्टर ऊपर से नीचे गिरेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो काम किया है वो पॉजिटिव काम है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ऊपर से नीचे की ओर, और ये डस्टर भी आया है ऊपर से नीचे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क। या फिर जैसे कोई बैल है, वो गाड़ी को खींच रहा है, तो बैल आगे की ओर फोर्स लगा रहा है और गाड़ी भी आगे की ओर ही जा रही है, यानी उसी डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। तो वो भी एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क है। दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क। और भी बहुत से एग्जांपल्स आप खुद सोच के दे सकते हैं। जब आपको पता लग गया कि पॉजिटिव वर्क क्या है तो एग्जांपल खुद सोच के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क पॉजिटिव से उल्टा होगा। अगर हम फोर्स तो लगाएं इस डायरेक्शन में और वस्तु जाए इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में जाए। जैसे फोर्स लगाया जा रहा है इधर इस साइड में और वस्तु जा रही है इस साइड में। जैसे कोई ट्रक चल रहा है आराम आराम से, कम स्पीड में चल रहा है, और कोई आदमी उस ट्रक को पीछे की ओर खींच ले, तो एक आदमी से तो ट्रक उल्टा आएगा नहीं। ट्रक जब आगे जा रहा है तो एक आदमी के खींचने से तो ट्रक वापस नहीं आएगा। तो आदमी द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, उस फोर्स द्वारा किया गया कार्य हम नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में और ट्रक जा रहा है आगे की ओर, तो वो नेगेटिव वर्क कहा जाएगा। और भी नेगेटिव वर्क के एग्जांपल डस्टर से ही सीख लो। जैसे डस्टर यहाँ पे है, अब इसको मैं यहां से यहां कर देता हूं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य है वो नेगेटिव है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है नीचे की ओर और डस्टर गया ऊपर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में गया है। तो ये भी नेगेटिव वर्क का एग्जांपल है। मेरे हाथ ने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स के लिए तो ये पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि मेरे हाथ ने डस्टर को ऊपर की ओर खींचा है और डस्टर भी ऊपर की ओर ही गया है। तो मेरे हाथ के लिए तो ये पॉजिटिव वर्क है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके लिए ये नेगेटिव वर्क है। ये बात समझ जानी चाहिए आपको। इसके अलावा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उस द्वारा किया गया कार्य भी नेगेटिव होता है, क्योंकि जैसे कोई चीज चल रही है, ट्रक चल रहा है जैसे रोड पे, तो ट्रक के टायर्स और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो तो ट्रक को पीछे की ओर खींचता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ट्रक आगे जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो वो भी
नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो भी नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है, ये देखो, कोस थीटा जीरो होता है 90 डिग्री पे। जीरो वर्क तब हो सकता है, इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा आपको कि जीरो वर्क कब होगा। तीन चीजों की मल्टीप्लिकेशन से वर्क बनता है। अब तीनों में से अगर एक भी चीज जीरो हो गई तो टोटल वर्क जीरो हो जाएगा। या तो फोर्स जीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या थीटा जीरो नहीं, थीटा 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि कोस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। या तो फोर्स जीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन जीरो होगा। ये ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि थीटा भी जीरो हो जाए। थीटा जीरो हो जाए फिर तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्योंकि कोस थीटा मैक्सिमम वैल्यू कोस थीटा की होती है 0 डिग्री पे। तो जैसे हम कहीं फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जैसे पहाड़ को कोई धक्का दे आगे, पहाड़ को सरकाने की कोशिश करे, पहाड़ को सरकाए ऐसे, अब पहाड़ तो सरकने वाला नहीं है, उससे डिस्प्लेसमेंट जीरो। फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन जीरो हुआ। पहाड़ को सरकाने में किया गया कार्य जीरो होगा। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स नहीं है, मान लो फ्रिक्शन नहीं है किसी चीज में, किसी चीज को धक्का दे दें और फ्रिक्शन नहीं है वहां पे, तो वो चीज धक्के से चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, फ्रिक्शन जीरो हो नहीं सकता, फ्रिक्शन कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। फ्रिक्शन लगेगा जरूर, चाहे थोड़ा लगे चाहे ज्यादा लगे। लेकिन मान लो, कल्पना करें कि फ्रिक्शन नहीं है और वस्तु को एक बार धक्का दिया, वो चलती जा रही है, तो फोर्स तो है नहीं, फोर्स जीरो हुआ, तो उस कंडीशन में भी वर्क डन जीरो कहा जाएगा। अब एक अजीब केस मैं आपको बताता हूं। अब कोई आदमी जैसे 50 किलो की बोरी उठा के चल रहा है रोड पे, उसको खूब पसीने आए, गर्मी का मौसम है, धूप है तेज, और वो रोड पे चल रहा है, तो हम कहेंगे कि भले ही 50 की बजाय 60 किलो की बोरी उठा ले, लेकिन वर्क डन जीरो है। क्योंकि वो सिर पे बोझ उठा के चल रहा है, तो जो एंगल है, देखो डिस्प्लेसमेंट तो इस प्रकार से है, आगे की ओर वो जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे, और जो वेट है वो नीचे की ओर लगेगा mg, तो बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री का, एंगल हुआ 90 डिग्री, और कोस 90 होता है 0, तो टोटल वर्क डन होगा 0। तो अब वो वजन तो काफी उसने उठाया हुआ आदमी ने, यहाँ पे वजन है मान लो बहुत ज्यादा वजन, 50 किलो की बोरी उसने उठा रखी है, पसीने से तर है, बहुत परेशान है, लेकिन हम उसे कहेंगे कि तूने कोई काम नहीं किया है। अब वो कहेगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया, काम क्यों नहीं किया? तो उसको समझाएंगे कि देख, ये तेरा जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में है, और जो वेट तूने उठा रखा है वो नीचे की ओर है, एंगल 90 डिग्री हुआ, और कोस 90 जीरो होता है, वर्क होता है एफएस कोस 90, तो वर्क डन जीरो हुआ। हालांकि ऐसा किसी के साथ आपने करना नहीं है, क्योंकि वो परेशान हो जाएगा बेचारा। ये अपने मन में ही बात रखनी है कि वर्क डन जीरो है उसका। ये आपको अभी मैंने प्रूव करके दिखा दिया, ये रियलिटी है। फिजिक्स की भाषा में उसको किसी आदमी ने अगर वजन उठा रखा है सिर पे, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे ही इज डूइंग नो वर्क, कोई काम उसने नहीं किया।
अब आपको वर्क का एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। फोर्स तो ये है 2i माइनस 3j प्लस 7k, ये वेक्टर है। i, j और k ये यूनिट वेक्टर होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4i प्लस 5j प्लस k। एंगल का इसमें जिक्र नहीं है, एंगल का जिक्र नहीं है तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बन जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 7k। ये तो फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगी 4i प्लस 5j प्लस k। अब वेक्टर्स की प्रोडक्ट आपको पहले मैंने सिखाई हुई है, ध्यान से समझेंगे। i का जो मल्टीप्लायर है और इसका मल्टीप्लायर, इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे 2 and 4, 2 into 4 हो जाएगा, प्लस j का मल्टीप्लायर, इधर j का मल्टीप्लायर, इनको भी इकट्ठा करेंगे। इधर है j का मल्टीप्लायर -3 और इधर है प्लस के 5, प्लस ब्रैकेट जरूर लगानी है। इधर k का मल्टीप्लायर 7, इधर k का मल्टीप्लायर 1, तो हो जाएगा 7 into 1। तो ये देखो 2 into 4 8 हो गया, ये माइनस के 15 हो गए, प्लस के 7, तो ये हो गया 0, वर्क हो गया 0 जूल। बिल्कुल सिंपल है। अब नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल कर लो। दो फोर्सेस हैं F1 और F2, F1 ये है, F2 ये है, और ये एक ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट A से B पर। पॉइंट A इसमें दिया हुआ है 312, इसका मतलब ये हुआ 3i प्लस 1j प्लस 2k। और पॉइंट बी इसने दिया हुआ है -4 -2 3, -4 -2 3। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आप पढ़ोगे। 10th तक आपने 2 ही कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, x और y के। अब आप 3 कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, x, y और z के। तो ए बी निकालना पड़ेगा पहले, चलो वो बाद में भी निकाल सकते हैं। पहले ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, इनका कंबाइंड एक फोर्स बना लेते हैं इकट्ठा। तो जो इकट्ठा दो फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा दोनों के इकट्ठा जोड़ने से आएगा। जैसे दो बैल किसी गाड़ी को चला रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो दोनों के फोर्स को जोड़ने से लगेगा। तो टोटल फोर्स लगेगा F1 प्लस F2। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, I और I जुड़ जाएंगे तो 2i माइनस का 1i, तो प्लस का 1 बचेगा। J देखो माइनस के 4 प्लस के 2, तो माइनस के 2j आएंगे। K देखो प्लस का 3 माइनस का 3, तो 0k आएगा। ये आ गया वेक्टर F। अब उधर से A भी निकाल लेते हैं। B बन जाएगा -4i -2j प्लस 3k। इस प्रकार से अगर A और B दे रखे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB, वेक्टर S AB बनेगा। ध्यान से समझेंगे, ये आप मैथ में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैथ में ये बात आप पढ़ेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। AB बनेगा B माइनस A, इसको OB कहेंगे, इसको OA कहेंगे, OB माइनस OA।
इनके साथ वेक्टर लगेगा, ए बी पे भी, ओ बी पे भी, ओ ए पे। तो ओ बी माइनस ओ ए ये वाला, इसमें से ये वाला घटाएंगे, -4i -2j + 3k, इसमें से ये घटाएं। ये घटाते टाइम इन सबके निशान चेंज हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट निशान चेंज करके ही लिख देता हूं, -3i -j और -2k, इनके मैंने निशान चेंज करके ही लिख दिए हैं। अब इकट्ठा कर लेते हैं। आई देखो -4 -3, तो -7 हो गए, -7i। जे देखो -2 -1 -3j हो गए, 3j। के देखो +3 -2, तो प्लस का 1k हो गया, 1 आगे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बिल्कुल आसान है, सिंपल। वेक्टर F हमारे पास है और वेक्टर S है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन W = वेक्टर F × वेक्टर S। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, I का मल्टीप्लायर इसमें और I का इसमें। इसमें I का मल्टीप्लायर 1 है, इसमें -7 है, तो जब 1 × -7। J का देखो प्लस कर देंगे पहले ब्रैकेट में, J का मल्टीप्लायर इसमें -2 और इसमें -3 है, तो बन जाएगा -2 × -3 प्लस K का मल्टीप्लायर इसमें 0 इसमें 1, तो बन जाएगा 0 × 1, तो ये बन जाएगा 1 × -7, ये बन जाएगा -7, और ये -2 × -3 बन जाएगा +6, ये आ गया -1, तो -1 जूल आ गया। यूनिट लिख दो चाहे जूल लिख दो, क्योंकि यूनिट अभी हमें पता नहीं कौन सी है, तो यूनिट ही लिख देते हैं, इसलिए जूल लिखने के बजाय यूनिट ही लिख देते हैं। तो ये नेगेटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है ये, तो ये भी आपने न्यूमेरिकल कर लेना है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही कर लो। ओके, थैंक्स।